निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष, यानी कि सारनाथ का है सिंह शीर्ष है। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। अब इसका व्याख्या देखिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित यानी कि उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1469 में कहां से भारत विभाजन होगा? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कालूराम था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। नानक जो है ना, सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हो सके तो इसे भी कॉपी में उतार लीजिए सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी। इसका जन्म स्थल पूछा जाता है। अगर पूछा कब जन्म हुआ था तो 1469 में। किस राज्य में? तो पंजाब में हुआ था, उसमें वो विभाजित था क्योंकि 1469 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत का जो मुख्य भाषा है वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। अब देखिए पूरा व्याख्या इसका समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि भारत का जितना भी मुख्य भाषा है ना, उन सभी भाषा को देखिए, अपना देश भारत जो है कि एक संविधान से चलता है। कोई भी यहाँ काम या कार्य करता है तो संविधान के तहत ही कार्य होता है, चाहे कुछ भी यहाँ चले, सब यहाँ पे अनुच्छेद धारा के अनुसार चलता है संविधान से। तो उसी संविधान में यह जो भाषा है भारत का प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो 100वां संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची इसमें शामिल किए गए हैं। किए जाने के बाद इसमें दर्ज संख्याओं यानी कि भाषा की संख्या 22 हो गई है। यानी कि दोस्तों अब अभी तक उसमें जितने भी भाषा जोड़े गए हैं टोटल 22 भाषा हुआ। भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषा है। आप लोग नए नोट पर देखिएगा 22 भाषा होगा और पुराने नोट पर देखिएगा 17 भाषा है। तो दोस्तों इसको 2003 में जोड़ा गया 100वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था कहां? चीन में।
चीन में ही सर्वप्रथम लिखने की कला, कागज का आविष्कार और रुपया का, पैसा का आविष्कार और प्रिंटिंग मशीन जो होता है प्रिंट करने वाला, इस ये सभी जो है ना चीन में ही आविष्कार हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में, पैसा का आविष्कार चीन में, प्रिंटिंग मशीन का चीन में, लिखने की कला चीन में। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व, उसमें उल्टे गिनती हो रहा था, 105 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई, यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित शुरू हुई और रुपया यानी पैसा भी यहीं शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र संबंधित है तूफान से, भूकंप से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो भूकंप से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूकंप। आप देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का पता कहां से चलता है? अधिक केंद्र से चलता है, अधिक केंद्र से। अब आगे समझिए, अधिक केंद्र से मतलब कहलाता है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिक केंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप का मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी एक व्यक्ति जो है कि अपनी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है गांव में, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड सदस्य जो बनता है, तो वह जो चुनाव लड़ेगा उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत में उम्र होना चाहिए 21 साल, 21 साल होना चाहिए। तो वह जो है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा व्याख्या समझिए। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 60, 70, 80, 190 कुछ भी रह सकता है। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं या विधानसभा में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा, अगर राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न है जो कि आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्रिक में तो पूछता है, क्योंकि हम जो ही बता रहे हैं दोस्तों ये सभी मैट्रिक का ही बता रहे हैं और इसी से आगे आप आगे कोई भी एग्जाम में भी प्रश्न आता है, जैसे रेलवे, अग्निवीर, बिहार पुलिस, यानी कि बहुत जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में लड़ना चाहता है तो उसका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है, नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो आप सभी बहुत ही अच्छा सोचे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है कि ये आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर तच्छर काटने से नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, विटामिन यानी कि आयरन लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पालक के पत्ते में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत क्षय का कारण क्या है? दांत जो क्षय हो जाता है, क्षय होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दांत में जो है ना एक रोग होता है और क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए अब इसका थोड़ा
क्या है, व्याख्या है, समझ लीजिए। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है ना वह मादा यानी कि मेल और फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल, तो मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप सही अगर यहां तक पहुंचे हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वह वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और हम अच्छे से अच्छे काम करने में दोस्तों मजा आता है, यानी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मजा आता है। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों। इतना चीज बताएं, बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको फ्री में इतना चीज बता रहे हैं, फ्री तो नहीं दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण टाइम है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।